गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस क्लास में अपन ने प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन संश्लेषण किसे कहते हैं, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स जो होते हैं वो भाग लेते हैं, यह प्रोटीन संश्लेषण की जो क्रिया है, जो मैकेनिज्म है, वो कहाँ पे संपन्न होती है। तो उससे संबंधित जो राइबोसोम पे 4 बंधन स्थल थे वो अपन ने जाने थे। उसके साथ ही अपन ने प्रोटीन संश्लेषण की जो क्रियाविधि थी उसको विभिन्न चरणों में अच्छे से समझा था। तो लास्ट क्लास में प्रीवियस क्लास में अपने जो प्रोटीन सिंथेसिस की जो मैकेनिज्म थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। इस क्लास में आज अपन, लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दिया था, सेल इन रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन में कोशिका, एक कोशिका में रिप्रोडक्शन की रिएक्शन कैसे होती है, कितने चरणों में होती है, उसको अपन ने स्टार्ट कर लिया था। और ये जाना था कि रुडोल्फ विर्चोव, उन्होंने सन 1855 ईस्वी में एक मत दिया था। उन्होंने ये बताया था, या इनके मत के अनुसार, कि कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही जन्म लेती है या विकसित होती है। यानी ओमनिस सेलुली एसेलुला या ओमनिस सेलुला एसेलुला, यानी कि एवरी सेल कम्स फ्रॉम ए सेल, प्रत्येक कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका से ही जन्म लेती है। तो ये यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है और कंपटीशन के एग्जाम में भी ये कई बार पूछा गया है कि ओमिन सेलुली एस सेलुला कौन से वैज्ञानिक द्वारा दिया गया मत था। ऑप्शन में आपको 4 साइंटिस्ट के नाम दे देंगे। तो अपन को अगर पता होगा कि रुडोल्फ विर्चोव ने दिया था तो आसानी से वहां पे अपना सही हो जाएगा। तो उसके बाद अपन आज अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, कंटिन्यू। अंतरावस्था केंद्रक, यानी कि जब एक कोशिका में रिप्रोडक्शन की क्रिया अपन पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो चरण आएगा, जो स्टेप आएगी, वो अंतरावस्था में केंद्रक आएगा। उसके अंतरावस्था के बाद या इंटरफेज के बाद फिर एक कोशिका डिवीजन करेगी या विभाजन करेगी। तो इन 2 चरणों में अपन एक कोशिका का डिवीजन का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अंतरावस्था केंद्र, जिसे बोलते हैं इंटरफेज न्यूक्लियस। अब इंटरफेज न्यूक्लियस क्या होता है, कैसे होता है, इसे किन प्रावस्थाओं में विभाजित किया गया है, किन फेजेस में डिवाइड किया गया है, उनकी अपन स्टडी करेंगे। तो इसमें जो स्टडी करते हैं अपन वो है सेल साइकिल, जिसे बोलते हैं कोशिका चक्र, जिसे बोलते हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल किसे बोलेंगे? सेल साइकिल की हमेशा जो स्टडी होगी वो इंटरफेज न्यूक्लियस में ही होगी। ठीक है। तो सेल में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी अवस्थाएं होती है वो आपस में मिलकर एक सेल साइकिल या कोशिका चक्र का निर्माण करती है। क्या क्या? एक तो सेल की ग्रोथ, प्लस अदर रिप्रोडक्शन की अनेकों अवस्थाएं मिलकर क्या बनाती है? सेल साइकिल या कोशिका चक्र का निर्माण करती है।
एक सेल साइकिल में लिया गया टाइम, एक सेल साइकिल में या कोशिका चक्र में लिया गया टाइम एक पीडी काल, लिया गया टाइम क्या कहलाएगा? एक पीडी काल, जिसे अपन बोल सकते हैं 1 जनरेशन टाइम। यानी किसी सेल की जो सेल साइकिल है, एक सेल साइकिल है, उसमें जितना टाइम लिया जाता है वह उस सेल का एक पीडी काल या 1 जनरेशन टाइम कहलाता है। क्लियर है यहां तक? ठीक है। सामान्यतः हाई लेवल के प्लांट्स एवं एनिमल्स की जो सेल्स होती है, इसमें यह टाइम 10 से 25 हॉवर्स का होता है। यानी जितने भी हाई लेवल के प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, उनकी जो सेल्स हैं, उनमें ये सेल साइकिल का जो टाइम है उसमें 10 से लेके 25 घंटे का समय लगता है। ऐसे ही अगर नॉर्मल 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की बात की जाए तो इस पर 10 से 12 घंटे का टाइम लगता है। किसमें? एक सेल साइकिल में। ये कितना डिग्री सेंटीग्रेड पे है? नॉर्मल 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जैसे कि मान लो अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो मान ले अपन 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इस पर सेल साइकिल जो टाइम लेती है एक सेल साइकिल, वो है 10 से 12 घंटे का। क्लियर है? ऐसे ही एग्जाम्पल ले अपन प्रोकैरियोटिक सेल्स में। इसका जो समय है वो है 20 से 30 मिनट का ओनली। प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है, जो सेल्स होती है, उसमें सेल साइकिल में जो टाइम लगता है एक सेल साइकिल में, वो है 20 से 30 मिनट का टाइम। ठीक है। इतना कम टाइम क्यों लगा इसमें? क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में स्पेशल न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, इसीलिए इसमें इतना कम टाइम लिया गया है। ये चीज आप ध्यान रखना स्पेशल। तो इसमें इतना कम टाइम क्यों लगा? न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब ये जो सेल साइकिल है, इसको 4 प्रावस्थाओं में डिवाइड किया जाता है। सेल साइकिल को 4 प्रावस्थाओं में डिवाइड किया जाता है। वो है G1, G2, G1 के बाद आती है S, फिर G2 एवं फिर आती है M। तो ये 4 प्रावस्थाएं हैं, ये 4 फेजेज हैं जिसको एक सेल साइकिल को डिवाइड किया जाता है। यानी जो सेल साइकिल है यह 4 प्रावस्थाओं में संपन्न होती है। पहले G1 प्रावस्था या फेज आएगी, फिर S आएगी, फिर G2 आएगी और फिर M आएगी। तो इन चारों प्रावस्थाओं में की स्टडी अपन एक सेल साइकिल के रूप में करते हैं। यहां पे G का मतलब है गैप से। क्या मतलब है? गैप। गैप का मतलब है अंतराल। और यहां पे M का मतलब है माइटोसिस से। माइटोसिस मतलब कोशिका का विभाजनकारी अवस्था, माइटोसिस।
जिसे बोलते हैं समसूत्री विभाजन। और यहाँ पे एस से मतलब है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण। अब अपन को ये पता चल चुका है कि जो सेल साइकिल है किसे कहते हैं, ये कौन सी कोशिकाओं में कितना टाइम लेती है, ये कितनी प्रावस्थाओं में विभाजित की गई है। अब अपन इन चारों में से प्रत्येक को एक एक लेकर उसकी डीपली स्टडी करेंगे कि जीवन प्रावस्था में क्या होता है कोशिका के अंदर, एस में क्या होता है, G2 में क्या होता है और एम में क्या होता है। लेकिन आपको स्पेशली ये ध्यान रखना होगा कि जो सेल साइकिल की चारों जो प्रावस्थाएं हैं, चारों जो फेजेज हैं, इनकी सीक्वेंस ये ही रहती है जो मैंने लिखी है। G1 आएगी पहले, फिर उसके बाद में S आएगी, न कि G2। तो G1 S फिर G2 और फिर M। क्लियर है? अब अपन प्रत्येक इंडिविजुअल एक प्रावस्था लेंगे और उसकी स्टडी करेंगे, क्योंकि कई बार आपके मेन एग्जाम में सेल साइकिल का क्वेश्चन स्पेशली पूछा है, तो इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। पॉइंट स्टार्ट किया था अपन ने सेल साइकिल। सेल साइकिल की G1 प्रावस्था या फेज इसे बोल सकते हो आप। यह इंटरफेज का प्रथम काल होता है, या यह इंटरफेज जो एक कोशिका इंटरफेज में होती है तो उसका ये फर्स्ट टाइम वाली अवस्था होती है। यानी कि सेल साइकिल की फर्स्ट फेज कौन सी हो गई? G1। तो मैंने ये कहा कि यह इंटरफेज का प्रथम काल होती है। कोशिका की इस प्रावस्था में, अच्छा ये तो लिख दिया आपने, इंटरफेज का प्रथम काल। ठीक है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन प्लस RNA प्लस एंजाइम का सिंथेसिस होता है। यह इंटरफेज का तो प्रथम काल है या प्रथम फेज है या फर्स्ट फेज है। इसके साथ ही इस सेल की इस प्रावस्था में G1 में प्रोटीन, RNA और एंजाइम का संश्लेषण या सिंथेसिस होता है। तो स्पेशली आप इस चीज को अंडरलाइन करना। इसमें तीन ही चीजों का संश्लेषण होता है, सिंथेसिस होता है, प्रोटीन, RNA और एंजाइम का। क्लियर है? तथा इसमें सेल के DNA वाले पार्ट में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो यहां पे अपन ये भी लिख सकते हैं, DNA पार्ट में नो चेंज। यह है G1 प्रावस्था। फिर सेकंड पे आएगी S प्रावस्था। S प्रावस्था इंटरफेज का द्वितीय काल होती है। यानी कि इंटरफेज का सेकंड पीरियड क्या कहलाएगी? S प्रावस्था। सेल की इस प्रावस्था में जो क्रोमोसोम्स होते हैं सेल के, उसका जो DNA है उसमें पुनरावृत्ति होती है, रिपीटेशन जिसे बोलते हैं। तो अपन क्या बोलेंगे? इंटरफेज का द्वितीय काल, जिसे आप बोल सकते हो सेकेंडरी पीरियड। और इसमें
क्रोमोसोम के डीएनए की पुनरावृत्ति होती है, इसे बोलते हैं अपन रिपीटेशन। अर्थात डीएनए सिंथेसिस होता है। एस प्रावस्था में स्पेशली जो क्रिया होती है वो होती है डीएनए का संश्लेषण या डीएनए का सिंथेसिस। इसीलिए इस प्रावस्था का नाम एस प्रावस्था रखा है। एस कहां से लिया है? सिंथेसिस से एस लिया है, इसलिए इसे एस प्रावस्था कहते हैं क्योंकि इसमें स्पेशली डीएनए का सिंथेसिस होता है। क्लियर है? इसी कारण इस प्रावस्था में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं, वह दो अर्ध गुणसूत्रों या क्रोमेटिड से मिलकर बने हुए दिखाई देते हैं। ये अपन को पहले से पता है। एक तो ये वाला भाग, एक ये वाला भाग, एक ये वाला भाग, एक ये वाला भाग। तो इसमें ये क्या हो गए? क्रोमेटिड्स हो गए। जो अपन ने क्रोमोसोम वाला जब पार्ट पढ़ा था वहां पे इसको डीपली समझा था। तो जब डीएनए की पुनरावृत्ति होती है तो इसका जो क्रोमोसोम है वह दो अर्ध गुणसूत्रों, एक तो ये वाला भाग, एक ये वाला भाग, दो अर्ध गुणसूत्रों अर्थात क्रोमेटिड से बनकर बना हुआ दिखाई देता है, जो आपस में एक सेंट्रोमियर द्वारा जुड़े रहते हैं। ये सेंट्रोमियर है और ये क्या है? क्रोमेटिड्स, और ये सेंट्रोमियर। तो ये मैंने आपको एस प्रावस्था पे अच्छे से समझा दिए। एस प्रावस्था इंटरफेज का द्वितीय काल है। इसमें क्रोमोसोम्स के डीएनए की पुनरावृत्ति अर्थात प्रोटीन डीएनए का सिंथेसिस होता है, इसीलिए इसे एस प्रावस्था बोलते हैं। जिसके कारण जो क्रोमोसोम है वह दो अर्ध गुणसूत्रों अर्थात क्रोमेटिड से मिलकर बना हुआ दिखाई देता है, जो आपस में सेंट्रोमियर से जुड़े हुए होते हैं। क्लियर है? ओके। फिर आती है कौन सी? G2 प्रावस्था। G2 प्रावस्था। एस प्रावस्था के तुरंत बाद एम प्रावस्था नहीं आती। एस प्रावस्था के तुरंत बाद एम प्रावस्था नहीं आती, बल्कि G2 प्रावस्था आती है, जिसे बोलते हैं द्वितीय अंतराल या द्वितीय गैप या सेकेंडरी गैप। सेकेंडरी गैप, ठीक है। इसमें या इस अवस्था में भी जीवन की भांति क्रियाएं होती है, यानी कि जीवन में क्या हो रहा था? प्रोटीन, आरएनए और एंजाइम का संश्लेषण हो रहा था। तो G2 में भी क्या होगा? प्रोटीन, आरएनए और एंजाइम का संश्लेषण होगा। इसमें लिखेंगे अपन G1 जैसी रिएक्शंस। कौन कौन सी? प्रोटीन, एंजाइम और आरएनए का सिंथेसिस। क्लियर है? इस G2 प्रावस्था में लगभग 3 से 4 घंटे का समय लगता है। लगभग 3 से 4 घंटे का समय लगता है G2 प्रावस्था में। अब रह जाती है 4th नंबर की, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। फोर्थ कौन सी है? एम प्रावस्था। एम प्रावस्था, जिसे विभाजन की अवस्था या माइटोसिस, क्या बोलेंगे? विभाजन की अवस्था या माइटोसिस कहा जाता है। इस प्रावस्था में या इस फेज में 1 घंटे का समय लगता है, जिसके कारण या इस फेज में सेल राउंड शेप प्रदान कर लेती।
ग्रहण कर लेती है, राउंड शेप में आ जाती है या राउंड शेप ग्रहण कर लेती है, गोल आकृति। क्लियर है? इसे डी काल, क्या बोलते हैं? डी काल। डी का मतलब है यहां पे डिवीजन से भी कहते हैं। इसे सेल का डी काल या डिवीजन काल भी कहते हैं, क्योंकि इसी में सेल विभाजित होती है। इसे 4 उप अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है। आपने नाम भी सुना होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ये 4 उप अवस्थाओं में एम प्रावस्था को विभाजित किया जाता है। प्रोफेज का मतलब पूर्वावस्था, मेटाफेज मध्यावस्था, एनाफेज पश्चावस्था और टीलोफेज अंतावस्था। ये 4 उप अवस्थाओं में एम प्रावस्थाओं को विभाजित किया जाता है। तो अपन ने सेल साइकिल की चारों प्रावस्थाओं को या चारों फेजेस को अच्छे से पढ़ा है। तो अपन को यही पता चला है कि सेल साइकिल की G1, S, G2 एवं M प्रावस्थाओं में सेल की स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन दिखाई नहीं देता, बल्कि आरएनए, प्रोटीन और एंजाइम भाग में वृद्धि होती है। बस इतना सा अपन को पता चल चुका है। यानी जो जीवन प्रावस्था है, इसमें क्या होता है कि जो सेल की साइज होती है या जो सेल होती है उसके परिमाण में वृद्धि होती है। बस सेल की जो स्ट्रक्चर है उसमें परिवर्तन नहीं होता कि जैसे सेल गोल है तो अंडाकार हो गई या अनियमित आकार की हो गई, ऐसा नहीं होता है। वो कब होगा? जब सेल डिवीजन अवस्था में प्रवेश करेगी तब, यानी माइटोसिस में एंटर करेगी तब होगा। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि सेल साइकिल में क्या सेल की स्ट्रक्चर में चेंजेस होते हैं, तो आप मना करना नहीं होते, बस सेल के परिमाण में वृद्धि होती है, स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि इस सेल साइकिल की जो अवस्था है इनमें सेल डिवीजन करती ही नहीं है। वो डिवीजन कहाँ करेगी? माइटोसिस में। क्लियर है? तो ये अपन ने सेल साइकिल को अच्छे से समझ लिया है। अब अपन स्टार्ट करेंगे माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस डिवीजन की 4 उप अवस्थाओं को अपन डिटेल से समझेंगे। क्लियर है? ओके। सेल साइकिल से बड़े क्वेश्चन भी बनते हैं, छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं। छोटे क्वेश्चन जैसे पूछ लिया एस प्रावस्था से कि एस प्रावस्था, सेल साइकिल की एस प्रावस्था किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्रावस्था किसे कहते हैं और इसमें किसका संश्लेषण होता है। मोस्टली एस प्रावस्था का ही पूछा जाता है। तो एस प्रावस्था, एस नाम कैसे पड़ा? क्योंकि इसमें डीएनए का संश्लेषण होता है, सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो ये चीज स्पेशली आपको ध्यान रखनी है। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना माइटोसिस, जिसे बोलते हैं समसूत्री विभाजन। माइटोसिस ये बोलते हैं। ध्यान से सुनना, जो माइटोसिस डिवीजन होता है, जो समसूत्री विभाजन होता है, वह है कायिक कोशिकाओं। कौन सी सेल्स में? कायिक कोशिकाओं, जिन्हें बोलते हैं वेजिटेटिव सेल्स। वेजिटेटिव सेल्स,
इन वेजिटेटिव सेल्स में माइटोसिस की जो रिएक्शन है वो संपन्न होती है। इस माइटोसिस की रिएक्शन को 4 उप अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है। वो कौन कौन सी है? फर्स्ट नंबर पे है प्रोफेज, जिसे बोलते हैं अपन पूर्वावस्था। पूर्वावस्था, प्रोफेज जिसे बोलते हैं अपन। तो अपन को ये पता होना चाहिए कि समसूत्री विभाजन या माइटोसिस जो डिवीजन है वह हमेशा कायिक कोशिकाओं या वेजिटेटिव सेल्स में होता है। ठीक है, इसे 4 उप अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है, जिसके नाम मैंने आपको यहां बताए थे। उनमें से फर्स्ट ले रहे हैं अपन प्रोफेज। तो प्रोफेज अवस्था में एक कोशिका के अंदर केंद्रक में कैसी कैसी रिएक्शंस होती है उनको अपन डायग्राम बना के भी और थ्योरी में भी अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो इंटरफेज के बाद सेल डिवीजन हेतु, इंटरफेज के बाद सेल डिवीजन हेतु या विभाजन हेतु इस प्रावस्था में प्रवेश करती है। वापस से रिपीट कर रहा हूं, अंतरावस्था या इंटरफेज के बाद सेल डिवीजन हेतु न्यूक्लियस, सेल का जो न्यूक्लियस होगा वो डिवीजन हेतु सबसे पहले इसी अवस्था में या इसी फेज में प्रवेश या एंटर करता है। ठीक है, चारों उप अवस्थाओं में यह अवस्था सबसे लंबी अर्थात अधिक टाइम लेने वाली फेज होती है। यानी कि जो चारों अवस्थाएं, प्रावस्थाएं या जो फेजेज हैं, सब फेजेज इन्हें बोलेंगे अपन, उनमें ये सबसे लंबी या अधिक टाइम लेने वाली फेज होती है। इसमें प्रत्येक जो सेंट्रियोल है वह तारक किरणों, सेंट्रियोल मीन्स तारक केंद्रक या तारक केंद्र, यह एस्ट्रियोल रेज जिन्हें बोलते हैं तारक किरणें, एस्ट्रियोल रेज जिन्हें बोलते हैं, इनसे घिरा हुआ अपन को दिखाई देता है। क्लियर है यहां तक? यह एस्ट्रियल रेज माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स इन्हें बोलते हैं अपन सूक्ष्म नलिकाएं, से मिलकर बनी होती है। यानी कि सेल जब डिवीजन हेतु या सेल का न्यूक्लियस जब इंटरफेज से निकलकर या इंटरफेज अवस्था को पूर्ण कर डिवीजन हेतु जब माइटोसिस डिवीजन की प्रोफेज अवस्था में प्रवेश करता है सर्वप्रथम, तो उसके जो प्रत्येक सेंट्रियोल है, जो तारक केंद्र है, वह तारक किरणों से घिरे हुए अपन को दिखाई देंगे। अपन जब इनको देखेंगे तो तारक किरणों या एस्ट्रियल रेज से अपन को घिरे हुए दिखाई देंगे। ये तारक किरणें या एस्ट्रियल रेज माइक्रोट्यूब्यूल्स, जिनकी अपन ने पहले स्टडी की थी, जिन्हें बोलते हैं सूक्ष्म नलिकाएं, इनसे मिलकर बने हुए होते हैं। और ये जो एस्ट्रियल रेज होती है यह तरकु तंतुओं, नाम सुना होगा, जिन्हें बोलते हैं स्पिंडल फाइबर्स, को निरूपित करती है। ये जो तारक किरणें हैं आगे चलकर तरकु तंतुओं के निर्माण में या उनको निरूपित करने का, उनको दर्शाने का काम करती है, जिन्हें बोलते हैं स्पिंडल फाइबर्स। क्लियर है? इसी प्रावस्था में सेल के क्रोमेटिन भाग से या न्यूक्लियस के क्रोमेटिन भाग से H2O का क्षय होता है या लॉस होता है। जो केंद्रक के अंदर, जो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स है, उनसे पानी निकल जाता है बाहर, पानी का लॉस हो जाता है।
जिसके कारण क्रोमोसोम्स तंतुओं के समान या फाइबर्स के रूप में प्रकट होना स्टार्ट कर देते हैं। इसी टाइम इनमें कोइलिंग की रिएक्शन भी होती है, जिसके कारण यह छोटे होकर स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। कोइलिंग होगी जिसके कारण ये छोटे हो जाएंगे और स्पष्ट अपन को दिखाई देने लगेंगे। और इसी टाइम जो केंद्रक कला होती है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो भी जगह जगह से टूटकर विलुप्त होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये मैंने आपको कुछ थ्योरी समझाई है जो प्रोफेज उप अवस्था या सब फेज में होती है। नेक्स्ट क्लास में अपन इस प्रोफेज अवस्था का डायग्राम बना लेंगे तो अपन को ये उप अवस्था अच्छे से समझ में भी आ जाएगी। तो इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।